इंसानों और जानवरों के अद्भुत रिश्तों की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज जो किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अकल्पनीय हैं। ये बिच्छू से मोहब्बत निभाते हैं। ये हाथी इंसानी चीख से कांप जाते हैं। ये मगरमच्छ इंसानों के साथ मस्ती करता है। और ये इंसान भेड़ियों के मुंह से हड्डियां छीन के चबाता है। इंसानों की दुनिया में जानवरों का ऐसा व्यवहार अद्भुत है। जानवरों के साथ इंसानों की ये तस्वीरें अविश्वसनीय हैं। ये ऐसे क्यों हैं? इन सवालों के जवाब अकल्पनीय हैं। अपनी पहली कहानी सुनाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे दरगाह पर जहां बिच्छू ही बिच्छू है, हर तरफ फैले हुए हैं। लेकिन मजाल है जो आज तक 750 साल में किसी बिच्छू ने किसी इंसान को डंक मारा हो। उजड़ा हुआ हूं मैं, फूले गुलजारिया है। अगर एक भी बिच्छू किसी को दिख जाए तो उसके हलक से चीख निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ तो बिच्छुओं का मेला लगा हुआ है और उनके बीच इंसान ऐसे टहल रहे हैं जैसे ये बिच्छू नहीं, रास्ते के कंकड़ हों। जिन रास्तों से होकर अकीदत के लिए जाते हैं उन रास्तों पर बिच्छू, जिस दरगाह में दुआ मांगने जाते हैं उसकी दीवारों पर बिच्छू, और जिस फकीर की जियारत को जाते हैं उनकी मजार पर भी बिच्छू। लेकिन न इंसानों को बिच्छुओं का खौफ, न बिच्छुओं को इंसानों का डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यह है हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह, जहां दूर दूर से लोग मुरादें मांगने आते हैं। लेकिन किसी के मन में रेंगती हुई इस मौत का कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये बिच्छू वाले बाबा की मजार है और यहाँ इंसानों के साथ बिच्छुओं का रिश्ता दोस्ताना है। नहीं, आप घबराइए मत। इस दरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पर सांप बिच्छू नहीं काटते हैं। पर सांप बिच्छू रहेंगे जरूर, पर किसी का डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज तक अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। बिच्छू काटता नहीं है। यहाँ सुना है कि इस दरगाह पे जो भी आता है अगर बिच्छू ले हाथ में भी ले लेता है तो यहाँ सुना है कि काटता नहीं है। बहुत मान्यता है इस ज़ियारत की। बहुत लोग हिंदू धर्म से भी और अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई मामूली बिच्छू है तो हम आपको बता दें ये दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है। इनका डंक अगर किसी को छू जाए तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। देखिए, बिच्छू जब भी काटता है तो बेचैनी बहुत बढ़ती है और छटपटाहट होती है, दर्द बहुत होता है, जलन बहुत होता है और स्वेलिंग हो सकती है। और जल्दी अगर वक्त मिलते, आप वक्त रहते हुए अगर डॉक्टर के संपर्क में नहीं गए तो जान का भी खतरा हो सकता है। बिच्छू के स्वभाव में होता है जरा सी आहट मिलते ही डंक मारना। लेकिन ये तस्वीरें अद्भुत हैं। लोग यहाँ न सिर्फ नंगे पैर बिच्छुओं के बीच घूम रहे हैं बल्कि बिच्छुओं से खेल भी रहे हैं। आखिर क्या हो गया है इन बिच्छुओं को? क्या ये डंक मारने का अपना मूल स्वभाव भूल गए या इन पर किसी तरह का कोई असर है? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानों को बिच्छुओं पर इतना भरोसा कैसे हो गया? आपको लग रहा होगा कि शायद इन बिच्छुओं का डंक हटा दिया गया, लेकिन हमने देखा तो पाया कि डंक सही सलामत थे। फिर क्या हो गया इन बिच्छुओं को? ये डंक क्यों नहीं मारते? ये हथेलियों पर रेंगते हैं, लेकिन इतनी नफासत के साथ कि जिसकी हथेली है उसको इनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता।
जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ मौजूद एक एक बिच्छू इंसान को मौत की पीड़ा देने में सक्षम है। हम आपको इन बिच्छुओं के अद्भुत व्यवहार की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सामान्य बिच्छुओं के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इनसे डरने की जरूरत क्यों है। बिच्छुओं की कम से कम 25 ऐसी प्रजातियां होती हैं, 25 स्पीशीज होते हैं ऐसे जो कि जहरीले माने जाते हैं इंसानों के लिए, जिनके काटने से जहर शरीर में इतना चला जाए कि इंसान की जान चली जाती है। लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी पूंछ से डंक भी मार दे, ये जहरीला हो या न हो, सिर्फ डंक मार दे तो लगता है जैसे लकवा मार गया है। लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी पर बिच्छुओं का वास है। कहते हैं ये डायनासोर से भी पुराने हैं। रेगिस्तान की रेत से घने पेड़ों के तनों तक, पत्थरों की दरारों से इंसानी मकानों के कोनों तक बिच्छू कहीं भी रह सकते हैं। ये 8 पैर वाला इंसेक्ट है, तो ये ऐसी जगह उसको चाहिए जहाँ पे थोड़ा पथरीला हो, भुरभुरी मिट्टी हो, क्योंकि ये बोरोवर है, जहाँ भी बैठता है वो बोरो करता है, वो गड्ढे खोदता है। बिच्छू ज्यादा करके ऐसी जगह रहता है जहाँ उसको प्रोटेक्शन मिले, जैसा भात का पेंडा रहता है उसके चीते रहता है, जवार का कड़वा है उसमें रहता है, उसका गन्ने का कड़वा है उसमें रहता है, और जो फायरवुड रखते हैं अपने सूखे लकड़े रहते हैं, सूखे लकड़े में जो ऊपर की साल रहती है उसके अंदर रहता है। ये कहीं भी छिप कर बैठते हैं और गलती से भी अगर आपका पांव पड़ जाए तो काट लेते हैं। कहते हैं बिच्छू के काटने पर इतनी पीड़ा होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर ये बिच्छू ऐसे क्यों हैं? इन्होंने कभी किसी को काटा क्यों नहीं? और ये कब से होने लगा कि किसी खास जगह से प्रभावित होकर बिच्छू काटना ही बंद कर दे? लोग बेखौफ आते हैं, जियारत करते हैं, चले जाते हैं। बिच्छू किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पर बिच्छू क्या, कोई भी जहरीला कीड़ा जो है वो कभी नहीं काटता। सांप बिच्छू कोई भी नहीं काटता कभी यहाँ पर। वजह भाई इनकी करामात है शाह विलायत साहब की। हाथ पर रखा था तो काटा ना था, और साहब इनके वजह से ना काटा, सावल हाथ की वजह से। बिच्छुओं से ये डर होता है कि वो डंक सीधे अपने मार देंगे, लेकिन बिल्कुल शांति से पूरे अपना हिस्सा ढूंढते हुए मेरे ऊपर रेंग रहा है ये बिच्छू। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जब तक आप दरगाह के भीतर हैं तब तक ये बिच्छू कुछ करेगा नहीं, और मेरे हाथ पर बहुत शांति से ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि इससे मासूम कोई जीव नहीं है। यहाँ पर सारे ऐसे ही बिच्छू रहते हैं यहाँ पे। जी ऐसे बिच्छू किसी को कुछ आज तक इतने सालों के इतिहास में किसी ने नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि इस जगह पर बिच्छू डंक नहीं मारते? विज्ञान के नजरिए से हम आगे पड़ताल करेंगे। पहले इस दरगाह की कहानी सुनिए। कहते हैं हजरत शरफुद्दीन 1262 में अरब से हिंदुस्तान आए। उनके पीर ने उनसे कहा कि जिस शहर में आम, रोहू मछली और चावल खाने को मिल जाए वहीं रुक जाना। आपने जो खाना खोल के देखा तो उसके अंदर बगड़ की रोटी, रोहू मच्छी और आम था। तो आपने खुदा का शुक्राना अदा करा कि आज मेरी मंजिल पूरी हो गई कि मुझे तीनों चीज़ें एक साथ मिल गई। जब हजरत के यहाँ मैं सह परिवार जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो आपकी मुलाकात शेख नसरुद्दीन साहब से हुई थी, तो आपने उनसे कहा कि आप दूसरी खानका ले लीजिए। अब मैं यहीं रुकूंगा, तो बोले यहाँ वली अल्लाह बहुत हैं, आपकी यहाँ गुंजाइश नहीं है। उन्होंने एक कटोरे में पानी भर के आपके पास भेजा कि यहाँ चारों तरफ पीर वलियों के इस कदर पीर वली हैं कि जैसे पानी कटोरे के अंदर ये पानी है। तो आपने एक गुलाब का फूल तोड़ करके उस पानी के अंदर रख दिया, कहा कि मैं अमरोहा के अंदर ऐसे रहूँगा जैसे ये पानी में गुलाब का फूल है। तो आपको इतराज़ हुआ खानका छोड़ने में, तो आपने कहा कि आप यहाँ रहेंगे तो आपके यहाँ सांप बिच्छू ज़्यादा होंगे। तो आपने फरमाया कि ठीक है, आप खुदा के वली हैं, जो आपने कहा वो तो सही होना है। मेरे मज़ार पर सांप बिच्छू रहेंगे ज़रूर, पर किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आज भी इस दरगाह पर सैकड़ों की तादाद में बिच्छू नजर आते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं काटते। यहाँ दरगाह के इर्द गिर्द कितने बिच्छू होंगे? यहाँ हजारियों बिच्छू हैं, यहाँ इधर उधर सब टहलते घूमते रहते हैं। और इसे आराम से अपने हाथ में पकड़ भी रखा है? जी हमने पकड़ रखा है, किसी को काटेंगे नहीं। लोग यहाँ जंगल के बीच में दरगाह है, यहाँ हजारियों की तादाद में बिच्छू घूमता है इधर उधर, किसी को काटता नहीं। किसी का हाथ आ जाता है वो पकड़ के ले आता है, वो हमारे यहाँ दे जाता है, जो हम दिखाते हैं लोगों को। कितने सालों की बात होगी ये? कब से? कितने 100 साल?
ये लगभग 750 बरस पुरानी दरगाह है जी। और तब से यही कहानी है, यही ये करामात ये सरकार की जिंदा है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मन्नत के तौर पर लोग बिच्छुओं को अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सूफी संत से परमिशन लेनी होती है। कहते हैं जितनी देर के लिए परमिशन ली है उससे अधिक समय के लिए अपने पास रखने पर बिच्छू काट लेता है। कहते हैं कि दरगाह के बाहर ले जाते हैं तो बिच्छू काट लेता है जी। जब मेन गेट से सरकार की जो हद होती है उससे अगर हद के बाहर आप लेकर जाएं बिच्छू तो काट लेगा। सरकार की परमिशन से अगर आप लेकर जाएं तो नहीं काटे। परमिशन से लेकर जाते हैं, क्या होता है, मन्नत मानते हैं तो लेकर जाते हैं। जी, जैसे किसी को घर में किसी को दिखाना हो, कहीं ले जाना हो तो सरकार की परमिशन के लिए ही बिच्छू लेकर जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए। अच्छा, उनके बच्चों की तरह है कि आप परमिशन नहीं लिए तो आप नहीं ले जा सकते। जी जी। तो अगर वैसे ले जाते हैं तो फिर वापस लौटाते हैं मन्नत पूरी होने पे? मन्नत पूरी होने तक ये 10 दिन का जैसा आप टाइम के लिए ले जाते हैं, 10 दिन 5 दिन, उस टाइम से पहले यहाँ छोड़ जाते हैं। टाइम से 1 भी मिनट ऊपर हो जाता है काट लेते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई बिच्छू लेके जाएं और यहाँ पर बोल दें कि हम इसको 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो बिच्छू 20 दिन तक या जितना भी टाइम आपने यहाँ से लिया है वो डंक नहीं मारेगा। ये तकरीबन 600 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है यहाँ पर। यूं तो बिच्छुओं की डाइट में कीड़े मकोड़े ही शामिल हैं, लेकिन किसी से खतरा महसूस होने पर वो अपने पूंछ में लगे डंक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में बिच्छुओं की करीब 2000 प्रजातियां हैं। इनमें भारत, उत्तरी अफ्रीका, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली 25 स्पीशीज में ऐसा जहर होता है जो इंसान की जान ले सकता है। भारत में सबसे अधिकता में पाई जाने वाली बिच्छुओं की प्रजाति है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। इनकी लंबाई मुश्किल से 40 से 80 मिलीमीटर के बीच होती है, लेकिन छोटे से इस जिस्म में ये समेटे रहते हैं दुनिया का सबसे घातक जहर। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत में बिच्छुओं के काटने के बाद बचने की गुंजाइश 8 से 40% ही बताई जाती है। यह आम धारणा है कि बिच्छू बेवजह काट लेता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बिच्छू को छेड़ा जाए या उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है तो वो अटैक कर देता है। और हम तो इन बिच्छुओं को उनकी जगह से उठा रहे हैं, हाथों में पकड़ कर रख रहे हैं, फिर भी वो ऐसे शांत क्यों है? ऐसा क्यों है कि बिच्छू यहाँ पर हमला नहीं करते? ऐसा मुमकिन तभी है जो बिच्छू के कैरेक्टर को बिल्कुल ही दर्शाता नहीं है। ये ऐसा मुमकिन होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जो हमसे नज़रअंदाज हो रही हैं। जो हमने आपको उसके पर्यावास के बारे में बोला, क्या वो फ्री रेंजिंग मिल रहा है या वो कैप्टिविटी में है, क्या वो मिट्टी के साथ है, क्या भरपूर खाना खा रहा है, इन सब सवालों के जवाब के बाद ही अगर कोई बिच्छू हाथ पे रखने पे अगर वो डंक नहीं मारता है तो वो प्रकृति से प्रे जा रहा है। इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल कैरेक्टर उसका नहीं है। हर बिच्छू जहरीला होता है। एक छोटा बिच्छू या बिच्छू का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना एक बड़ा बिच्छू। सिर्फ जहर ही नहीं, आक्रामकता के लिहाज से भी एक छोटा बिच्छू भी उतना ही आक्रामक होता है। भारत में पाए जाने वाले बिच्छू यानी रेड स्कॉर्पियन का रंग नारंगी, भूरा या सलेटी होता है। एक बार यह बिच्छू किसी को डंक मार दे तो ये सीधा दिल पर असर करता है। जी मितलाना शुरू हो जाता है, त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है और अगर समय रहते इलाज न करवाया गया तो मौत हो सकती है। जीव विज्ञान कहता है कि बिच्छू के शरीर में सबसे जहरीला हिस्सा उसकी पूंछ के आखिर में लगी हुई डंक है, जिससे वो हमला करता है। इस डंक के अंदर ही जहर होता है। बिच्छू के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो 60-70 अलग-अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जब ये जहर किसी के शरीर में पहुंचता है तो न्यूरोटॉक्सिन शरीर के नर्व सेल्स में पहुंचते हैं, जिससे लकवा मार जाता है और मौत हो जाती है। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और नर्वस सिस्टम चूँकि हमारे पूरे शरीर को चलाता है, तो अगर उसके ऊपर कोई व्यवधान होता है तो वो डेफिनेटली इमीडिएट पैरालिसिस कर सकता है। तो पहले नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है और धीरे धीरे करके मनुष्य जो है वो ऑर्गन फेलियर के रूप में चला जा रहा है। बिच्छू डंक मारने से जो पॉइजनस बिच्छू जो रहता है लाल कलर का और खाकी कलर का, उसमें तो डंक मारे
मैंने 15 मिनट में रुग्ण मर गया ऐसा देखा है। लेकिन ये कुछ देर रहेगा तो ये ट्रीटमेंट नहीं किया तो 40 तक के लोग मर जाते हैं। आखिर क्या वजह है बिच्छू के बदले हुए रवैये की? क्या ये वाकई सूफी संत की कही हुई बात का असर है, या फिर यहाँ के मौसम में ऐसी कोई बात है जो उसकी प्रवृत्ति को बदल देती, या फिर यहाँ की मिट्टी में कोई ऐसा तत्व जो बिच्छू को शांत रखता है? लोग बताते हैं कि सिर्फ इसी दरगाह के बिच्छू नहीं, बल्कि अगर बाहर से किसी बिच्छू को लेकर यहाँ आया जाए तो वो बिच्छू जो बाहर डंक मारता है, यहाँ आकर डंक मारना जैसे भूल ही जाता है। हम लोगों ने आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी। उसमें हम लोगों ने जो था बाहर से हम लोग बिच्छू लेकर आए थे, बिल्कुल काले बिच्छू, और हमने यहाँ उन बिच्छुओं को लाकर छोड़ा। तो जहाँ जो इस आस्ताने की जो एक मुजज़ा है, जो यहाँ पर बिच्छू स्कॉर्पियन जो है वो डंक नहीं मारता, तो उसने जो है वो यहाँ बाहर के बिच्छुओं ने भी डंक नहीं मारा। वैसे अद्भुत बात ये भी है कि सिर्फ बिच्छू ही नहीं, यहाँ रहने वालों का कहना है कि यहाँ पर सांप भी डसते नहीं। हालांकि दरगाह पर हमें कोई सांप नजर नहीं आया। ये दरगाह में जब तक बिच्छू मेरे साथ रहा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हुआ। मुझे बताया ये गया है कि अगर मैं दरगाह के बाहर जाती हूँ इस बिच्छू को लेकर तो वो डंक मार देगा। वो पानी का बेताज बादशाह है। पानी के अंदर उसका राज चलता है। वो अपने शिकार पर बिजली की तेजी से झपकता है। एक पल में वो किसी के भी टुकड़े कर सकता है, जानवर हो या इंसान। सुना होगा आपने, जल में रहकर मगर से बैर नहीं। लेकिन इस कहावत को एक बिल्कुल दूसरे स्तर पर ले जाते हैं शेडेन और पोचो। शेडेन कोस्टा रिका में रहने वाले एक मछुआरे हैं। 20 साल पहले उनको एक मगरमच्छ नदी के किनारे जख्मी हालत में मिला। मगरमच्छ की आंख में गोली लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला हो। शेडेन घायल मगरमच्छ को किसी तरह नाव में रखकर अपने घर ले गए। 6 महीने तक उसे चिकन और मछली खिलाते रहे और साथ में दवाएं भी चलती रहीं। साथ साथ वो मगरमच्छ को पालतू बनाने की कोशिश करते रहे। कई दिनों तक इसी तरह उन्होंने मगर को छुपा कर रखा, जब तक उनको उसे पालने की सरकार से इजाजत नहीं मिल गई। जब मगरमच्छ ठीक हो गया तो उन्होंने उसको पास की एक नदी में छोड़ दिया। लेकिन अगली ही सुबह वो वापस शेडेन के घर आ गया। तब से ही शुरू हुआ एक अविश्वसनीय दोस्ती का रिश्ता। शेडेन मगरमच्छ के साथ तैरते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको चूमते हैं। मगरमच्छ उनको कुछ नहीं करता। आमतौर पर एक मगरमच्छ की लंबाई 17 फीट तक होती है। वजन 1000 पाउंड होता है और जबड़े की ताकत 3700 psi से 7700 psi।
यानी हर 1 वर्ग इंच पर 3,700 से 7,700 पाउंड का फोर्स। जबड़े की इतनी ताकत सेकंड्स में हड्डियों का पाउडर बना सकती है। हर साल मगरमच्छ के हमलों में कई लोगों की मौत होती है। अकेले अफ्रीका में 100 से ज्यादा लोग मगर का शिकार बनते हैं। लेकिन शेडेन और पोचो का ये रिश्ता अविश्वसनीय है। रेप्टाइल बिहेवियर के जानकार बताते हैं कि ऐसे जानवरों में 2 तरह की भावनाएं देखी जाती हैं। पहली डर की, दूसरी हमले की। लेकिन अगर ऐसे जानवरों को खाना दिया जाए या उनसे प्यार दिखाया जाए तो वो ऐसा करने वाले को पहचानने लगते हैं। और जानकार ऐसी कोशिशों से दूर रहने की सलाह देते हैं। आप यकीन जाने कि दोस्त बनाना आसान नहीं है। किसी भी रेप्टाइल्स को दोस्त बनाना आसान नहीं है। उस तरह क्रोकोडाइल भी अधिकतर केसेस में दोस्त नहीं हो सकता। आप अगर अच्छा एग्जाम्पल देखें तो स्टीव इरविन, जिसको क्रोकोडाइल हंटर कहते थे, अब वो नहीं रहे हमारे साथ। वो किस तरह क्रोकोडाइल के साथ खेलते थे, लेकिन उसमें भी एक डिस्टेंस होता था। शेडेन ने मगरमच्छ को एक नई जिंदगी दी और बराबर खाना देते रहे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लगाव सा हो गया। अलग है दिनिका सिल्वा में। देखने में तो वो आम इंसानों जैसा ही दिखता है, तो क्या उसका हाथ कुछ अलग है कि एक इशारा और गजराज का गुस्सा शांत हो जाता है? मानो जैसे हाथी डर जाता है और उसके बाद पीछे की ओर मुड़ने लगता है। क्या उसके हाथ के इस इशारे में कोई जादू है? क्या उसका आत्मविश्वास है जो हाथी से ये कहता है कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वही है बॉस? गुस्से में बौराए इन हाथियों ने ऐसा क्या देख लिया कि डर के मारे इनके पैरों पे ब्रेक लग गए? क्रोध में तमतमाए इन हाथियों ने ऐसा क्या सुन लिया कि इनके होश उड़ गए? चट्टानों को तिनके की तरह बिखरा देने वाले ये भीमकाय हाथी एक निहत्थे इंसान के आगे इतने बेबस क्यों हो गए? क्या ये कोई अद्भुत इंसान है? क्या इसके पास है कोई अविश्वसनीय हुनर या फिर कोई अकल्पनीय शक्ति? मिलिए श्रीलंका के दिनिका सिल्वा से। हाथी कितना भी गुस्से में हो, दिनिका की एक आवाज और एक इशारे पर भीगी बिल्ली बन जाता है, जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया। हाथी अगर बिगड़ जाए तो विनाश का ऐसा तांडव मचा सकता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इंसान की हैसियत उसके सामने किसी तिनके से ज्यादा नहीं रहती। हाथी जंगली हो या पालतू, सर्कस में हो या चिड़ियाघर में या फिर महावतों के कंट्रोल में, हाथी को अगर गुस्सा आ गया तो फिर उस पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके आगे हाथी के गुस्से के आगे इंसानी शरीर की धज्जियां उड़ती। और यही होता है जब कोई हाथी हमला करता है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे वो अद्भुत है।
पहाड़ों जैसा विशाल गुस्सैल जंगली हाथी और उसके सामने खड़ा मामूली इंसान। एक बार को ये लगता है जैसे ये आत्महत्या की तस्वीर है। लेकिन जरा रुकिए, कोई भी राय बनाने से पहले पूरा वीडियो देखिए। अचानक क्या हुआ इन हाथियों को? जंगल को हिलाकर रख देने वाला इनका गुस्सा कहाँ चला गया? एक निहत्थे इंसान से ये इतना क्यों डर गए? और दिनका को इनसे डर क्यों नहीं लगा? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिनका धीरे धीरे हाथियों के पीछे जंगल में चले गए और यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक और गुस्सैल जंगली हाथी से। यहाँ भी वही हुआ। दिनका ने अपने गले से अजीब सी एक आवाज निकाली, हाथ का इशारा किया और हाथी अपनी जगह पर सहम कर थम गए। आमतौर पर हाथी अगर गुस्सा हो जाए तो उसे काबू में कर पाना उसके महावत के भी बस में नहीं रहता। फिर ये तो जंगली हाथी है, इन्हें किस बात का खौफ? जंगली हाथी जंगल में झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और अपनी अद्भुत सूंघने की क्षमता के चलते बेहद सतर्क रहते हैं। जैसे ही इन्हें खतरे का आभास होता है, यह हमला बोलते हैं। फिर घर, खेत, इंसान जो रास्ते में आए उसे रौंदते चले जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका में हाथी इंसानी बस्तियों पर हमला करने के लिए बदनाम है। भारत में हर साल हाथी करीब 200 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। माना जाता है कि हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है और अक्सर हमले वहीं होते हैं जहां पर हाथियों का शिकार ज्यादा होता है। वैसे आमतौर पर हाथी ज्यादा उग्र प्रजनन काल में हो जाते हैं। इस दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आम दिनों के मुकाबले 60 गुना अधिक होता है। इसी वक्त हाथियों की कनपटी से एक तरल पदार्थ बहता है जिसको टेम्पोरिन कहते हैं। ये वो समय होता है जब हाथी अपने झुंड से अलग हो जाता है और हमला कर सकता है। थामो थामो थामो। वो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, मतलब प्रकृति ने दी हुई एक स्टेट है जिसके कि अंदर उसका जो बिहेवियर है, जिसको हम इंग्लिश में एबरेंट बिहेवियर कहते हैं, मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो वो जो है वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वो मस्त का पीरियड होता है और उस मस्त के पीरियड में उसके जो सूचक है वो वही जो आप द्रव की बात कर रहे हैं कि द्रव का स्रवण होता है। उसका वो कैरेक्टर है जो बताता है कि मस्त हो गए, तो वो फीमेल को इनवाइट भी करता है इस तरह से। तो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा एरिया वो होता है। लेकिन हाथियों का ये पूरा समाजशास्त्र निहत्थे दिनका सिल्वा के सामने क्यों फेल हो जाता है? अगर ये हाथी पालतू होते तब एक बार को ये कहा जा सकता था कि शायद इन्हें इस तरह के इशारों या आवाज के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन दिनका सिल्वा के आगे जो हाथी पस्त हो रहे हैं वो जंगली हैं। हाथी तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि अगले ही क्षण गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन तभी एक हाथ दिखता है और हाथी रुक जाता है। ये हाथ दिनका सिल्वा का है। जैसे जैसे दिनका उस ओर बढ़ रहे हैं, हाथी पीछे हट रहा है, कुछ ऐसे जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। और देखते ही देखते हाथी जंगल में गायब हो जाता है। अगले ही पल पूरे हाहाकारी अंदाज में पूरी ताकत से वो हाथी अपने एक बड़े साथी को लेकर आता है और दिनका पर हमला बोलता है। हाथी कहीं का हो, लेकिन दिनका के सामने उसकी और उसके गुस्से की जैसे कोई हैसियत ही नहीं। हाथी अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। एक अफ्रीकी बुश हाथी की ऊंचाई करीब 10 फीट होती है, वजन 6000 किलो।
वहीं एक साधारण इंसान की औसत ऊंचाई 5.5 फीट और वजन लगभग 90 किलो। ऐसे में अपने से 60 गुना हल्के इंसान से एक हाथी जैसा विशालकाय जानवर कैसे डर सकता है? क्या हाथी आंखों की भाषा समझते हैं? क्या इंसानी विश्वास के आगे वो खुद को कमजोर मानते हैं? मैं नहीं समझता कि ये कहना कि आदमी जो है हाथी को कोई बिगर किसी व्यवस्था के इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। और यही जो महावत का कंट्रोल हाथी है, वो भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वो उसके जो कमांड है उनको करने में मना कर देता है। जानकार बताते हैं कि अगर कोई हाथी इंसान की तरफ ऐसे चार्ज करे तो भागना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में भागते हुए इंसान को रौंद सकते हैं। हाथी जब मस्त हो गया तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हाथी से आपको बचा सकता है। आप कितना भी तेज भागो, ऐसा लगता है वो भारी है, लेकिन बहुत इंक्लाइंड सरफेस पे भी बहुत तेज चढ़ जाता है वो जब मस्त होता है। तो हमें बचने का एक ही तरीका होता है हाथी से कि उसके नज़र से बच जाओ, वो आपको देखे नहीं। किसी भी तरह आप उसके नज़र से जब बच गए तो शायद चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी बच सकती है। 2 जानवर ऐसे हैं, एक हाथी और एक भालू, जिसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि उसकी आंखों से बचना सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, उसकी नज़र से। हाथियों का झुंड जब जंगलों में चलता है तो अपने कदमों तले सब कुछ रौंदते हुए, वही हाथी जब इंसानी बस्ती में पहुंच जाते हैं तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होती होगी। दिनिका सिल्वा के कारनामे के अद्भुत पहलू को समझने के लिए हमें हाथियों के गुस्से को भी समझना होगा। आमतौर पर फरवरी का महीना केरल में उत्सव का माना जाता है। केरल को ईश्वर का देश कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। इसमें हर छोटे बड़े मंदिर में जश्न जैसा माहौल होता है और इसका सबसे खास आकर्षण होती है हाथियों की परेड। 2007 में भी ऐसे ही जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक हाथियों के पागलपन ने जश्न के माहौल को भगदड़ में बदल दिया। 2007 की यह घटना सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि केरल के कई मंदिरों की थी, जहां हाथियों ने आसपास खड़े लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। महावतों को पैरों के नीचे रौंद दिया, जो सामने आया उसको सूंड में लपेट कर फेंक दिया। 2007 की इस घटना में हाथियों ने 48 महावतों को मार दिया। त्योहारों के मौके पर एक हाथी के मालिक को 50,000 रुपए मिल जाते हैं। आमतौर पर मालिक त्योहारों के मौकों पर अप्राकृतिक तरीके से हाथी के प्रजनन के समय को टालने की कोशिश करते हैं, ताकि टेम्पोरिन नाम का तरल उनके शरीर से न निकले और वो गुस्सा न हो। इसमें हाथी को खाना पीना नहीं दिया जाता, उनको अकेले में रखा जाता है। लेकिन अक्सर यही कोशिश उल्टी पड़ जाती। कुदरती तरीके से अगर हाथी इस दौर से गुजरता है तो उसको आराम दिया जाता है, जबरदस्ती करने पर वो हमला कर देता है। दिनिका सिल्वा के अलावा कुछ और ऐसे वीडियो हमारे सामने आए जिसमें हाथी को हमने हाथ के इशारे से रुकते देखा। तो ये व्यक्ति अद्भुत है या फिर हाथ का वो इशारा अद्भुत है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। जानवरों के व्यवहार का कोई भरोसा नहीं, लेकिन दिनिका सिल्वा ने अपना यह हुनर अपनी बेटी को भी विरासत में दिया। उन्होंने अपनी 10 साल की बेटी को ये गुर सिखा दिया। देखिए तो किस विश्वास के साथ वो भी एक जंगली हाथी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब एक और वीडियो देखिए। थाईलैंड के घने जंगल में ये नौजवान खड़ा है। पास में झाड़ियों में एक हाथी भी दिखाई दे रहा है। हाथी इंसान की मौजूदगी से नाखुश है और अचानक लड़के की तरफ तेजी से दौड़ता है। ऐसा लगता है कि हाथी लड़के को रौंद देगा, लेकिन तभी लड़के ने अपने हाथ को हवा में उठाया और हाथी की तरफ इशारा कर दिया।
हाथी घबराकर ऐसे वापस लौटा जैसे उसने भूत देख लिया हो। यानी यहां भी वही ट्रिक आजमाई गई और वही ट्रिक काम आई जो दिनिका सिल्वा करते हैं। जानकारों की माने तो ये सारा खेल बॉडी लैंग्वेज का है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाथी के सामने अगर बिना डरे खड़े रहा जाए तो हाथी के सामने यह संदेश जाता है कि सामने खड़ा शख्स उससे ज्यादा ताकतवर है। वो उस पर हमला करना ठीक नहीं समझता और वापस लौट जाता है। पर हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को न करें तो बेहतर। क्या पता किसी हाथी में आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। 6000 किलो के हाथी को हाथ के इशारे से रोकने वाले व्यक्ति से हमने आपको मिलवाया। इंसान की जरूरत है, वो जीने के लिए समाज ढूंढता है, रहने के लिए समाज ढूंढता है, लेकिन एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने जंगल में ही बनाया अपना बसेरा। दांत नुकीले नहीं हैं, लेकिन वो भेड़ियों के मुंह में मुंह डाल देता है। उसके नाखून पैने नहीं, लेकिन वो भेड़ियों के साथ शिकार में सबसे आगे रहता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भेड़ियों के साथ खेलता है, उनकी तरह बोलता है और उनके साथ ही शिकार भी करता है। ये है अमेरिका के जंगलों के मोगली शॉन एलिस। शॉन पिछले 27 सालों से भेड़ियों पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए वो 24 घंटे जंगली भेड़ियों के झुंड के साथ रहते हैं। भेड़ियों में वो इस कदर घुल मिल गए हैं कि भेड़िए अब उनको ही अपने झुंड का लीडर यानी अल्फा मेल मानने लगे हैं। भेड़िए झुंड में रहते हैं, झुंड में ही चलते हैं और झुंड में शिकार करते हैं और एक दूसरे के मुंह को सूंघकर ये पता करते हैं कि सामने वाला हमला तो नहीं करने वाला। देखिए किस तरह भेड़िए शॉन के मुंह में मुंह डालकर उनको सूंघ रहे हैं। शॉन भी किसी भेड़िए की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। एक भेड़िए के जबड़े में 1500 PSI की ताकत होती है, जो कुछ ही सेकंड्स में हड्डियों को चकनाचूर कर सकती है। लेकिन शॉन के साथ भेड़िए दोस्त की तरह पेश आते हैं। शॉन के इस झुंड में 3 भेड़िए हैं, याना, तमास्का और मत्सी। शॉन इनके साथ तब से रह रहे हैं जब ये तीनों भेड़िए छोटे थे। शायद यही वजह है कि ये जंगली भेड़िए शॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। भेड़ियों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए शॉन सिर्फ मांस खाते हैं और उनकी खुशबू भेड़िए पहचानते रहे, इसके लिए शॉन नहाते भी नहीं हैं। इंसानों और जानवरों की यह कहानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, लेकिन जंगली जानवर आखिर जंगली ही होते हैं। इन तमाम कहानियों के बावजूद हमारा आपसे यही कहना है कि इनसे केवल एक्सपर्ट्स की निगाह में ही नजदीकी बढ़ाएं। इनसे करीबी जानलेवा हो सकती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।